नमस्कार, खबर फॉर यू में मैं राजेश प्रेम स्वागत करता हूं। और आज चर्चा मोदी मंत्रालय, मोदी कार्यकाल और भाजपा के तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ते हुए इस सरकार के मुख्य एजेंडा में से कौन से काम पूरे हुए और कौन से काम अभी अधूरे हैं। एक तरह से कह लें कि 3 मुख्य एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के माना जा रहा था, जिसमें से राम मंदिर है, धारा 370 है और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इनमें से क्या पूरे हुए, क्या अधूरे हैं और कब तक पूरे होंगे, ये तमाम उम्मीद जो है आज देश की जनता लगाए बैठी है। रुपेश जी से इस विषय में चर्चा करते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, धारा 370 भी हट गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब इसकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंडा को पूरा करने के लिए मुखर है, किस प्रकार से वो एजेंडा की तरफ बढ़ रही है। जी रुपेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आपने इतना अच्छा विषय आज आपने चुना है डिस्कस करने के लिए और ये जी, एक ऐसा विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और ज्वलंत भी है और ये एक ऐसा विषय है जिससे देश में हर किसी को कुछ न कुछ सरोकार है और हर कोई मतलब रखता है। भले कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर कोई अपना अटेंशन देना ज़रूर चाहेगा। बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य रूप से 3 कोर एजेंडे थे उसके, तो पहला था इनका राम मंदिर, जो कि पालमपुर के इनके अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद से एक बड़ा आंदोलन चला और कहीं न कहीं सरकार का, हालाँकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से होकर के आया, लेकिन इसमें कहीं न कहीं सरकार का एक प्रभाव रहता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और एक तरह से उनका एक एजेंडा कंप्लीट हो गया। जो दूसरा एजेंडा था धारा 370, आपको याद हो कि जब पिछली बार मोदी सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में आई थी, तो 2019 अगस्त में 5 अगस्त को जो सबसे पहला बिल उनका इंट्रोड्यूस हुआ था, बड़ा बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय धारा 370 हटाने का ही था और एक झटके में धारा 370 हटा दिया गया। हालाँकि तकनीकी रूप से भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि धारा 370 है, उसके कुछ विशेष अनुच्छेद हटाए गए हैं, जिससे जो धारा 370 का जो पावर था, वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया। तो एक तरह से धारा 370 भी इनके कोर एजेंडे में था, उसको भी पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही सही, लेकिन राम मंदिर का भी रास्ता प्रशस्त करके वो भी कोर एजेंडे को पूरा कर दिया। बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा एजेंडा था, कोर एजेंडा में, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये एक सबसे पेचीदा मामला है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप देखिएगा तो आप पूरब के लेके कच्छ से लेके और कोकराझार तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पूरे भारत में इसका एक व्यापक असर पड़ेगा और चूंकि आपको पता है हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, तो सबको यूनिफाइड कर देना यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत और सारे का सबको एक रास्ते में लेकर आना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में है और भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर उसके बड़े नेता, उसकी मातृ संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब दोहराते रहते हैं कि कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। चूँकि ये जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भी ये बात आई थी। उस समय ये कहा गया कि इसकी अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इस पर जो भी आने वाली सरकारें रहेंगी, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पर विचार-विमर्श करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसी चीज़ का हवाला देते हुए आज अपने इस एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आप एक दूसरे नज़रिए से देखिए, अगर राजेश जी मैं आपसे पूछूँ आज से पहले कि भारत में माइनॉरिटी का मतलब क्या होता था? तो आप क्या बताते हैं? नहीं, ऑब्वियस है, सीधे-सीधे लोग ऐसे बेसिक तौर पे समझते हैं कि मुस्लिम समूह जो है, धर्म जी, जो है इस्लाम, मैं इससे मैं जुड़े हुए आपको लोग। मैं बिल्कुल। आपको बता दूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत राजनीति का और इन सब चीज़ों का सामान्य एक नॉलेज रखते हैं, अगर उनसे पूछिएगा कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है, तो आपको 90% लोग सिर्फ़ मुसलमान बताएँगे। जो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जिनके पास जानकारी होगी या थोड़ा और भी ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो हो सकता है क्रिश्चियन या ईसाई को उसमें जोड़ लें।
तो 95% तक लोगों को मान सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमान और ईसाई तक ही लिमिटेड होते थे। लेकिन और मैं आपको और किसी का क्या बताऊँ, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। 2007 से मैं राजनीति के बारे में समझना, जानना, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात मुझे 2016 में समझ में आई कि भारत में मुसलमान और क्रिश्चियन के अलावा और भी माइनॉरिटी हैं और भी नहीं है, वही असल में माइनॉरिटी है, देखा जाए तो। जो यूएनओ का अब डेफिनेशन है उस हिसाब से। अभी आकर जाकर पहले हम लोग देखते थे तो ये था कि माइनॉरिटी मिनिस्टर का मतलब कोई मुस्लिम चेहरा होगा और बहुत रेयर केस में होता था उसका जो एमओएस होता था स्टेट मिनिस्टर, वो किसी क्रिश्चियन को दे दिए या वो भी हो सकता था कोई मुसलमान ही होता था। लेकिन पहली बार ये देखने को मिला मोदी सरकार में जो 2019 से 24 का कार्यकाल था उसमें कि आपको एक पूर्ण कैबिनेट अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक पारसी महिला बनी, स्मृति ईरानी थी, जो मूलतः पारसी से शादी करके पारसी परिवार से भी संबंध रखती हैं। और इस बार जो उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है और देखने वाली बात है कि किरण रिजिजू, जिनके बारे में हम लोग कल भी अपने एक एपिसोड में डिस्कस किए थे कि इतना अहम मंत्रालय दिया गया है, उनको एक और भी ये बड़े मंत्रालय दिया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर है। और जो उनके राज्य मंत्री हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, जो पंजाब से चुनाव हार गए लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश में और भी अल्पसंख्यक हैं, उनका प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता था कि वो अल्पसंख्यक हैं, जबकि वास्तव में अल्पसंख्यक वही है। लेकिन इस बार देखिएगा तो एमओएस और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आपको असल में अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और जहाँ तक मुझे अभी जो लग रहा है, जिस ट्रेंड पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जो इसका कोर एजेंडा है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि एक बार न करके, चूँकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं सबको यूनिफाइड करना, धीरे-धीरे उस सारे अपने जितने भी उसमें रोड़े हैं, जिसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली है, कॉमन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में, उसको धीरे-धीरे एक-एक करके हटाया जा रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो परसेप्शन का चीज़ है कि अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान होता है। अब मुझे ये पूरा विश्वास है और मुझे जहाँ तक पता है कि आने वाले दिन में मुसलमान के आगे से अल्पसंख्यक शब्द हट जाएगा और देश की वो दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ये बात कहने लगा जाएगा। वहाँ से माइनॉरिटी हट जाएगा। मुझे ये भी डाउट है कि कहीं न कहीं क्रिश्चियन पर भी या तो उनका अल्पसंख्यक का एक दर्जा हटा दिया जाएगा या उसमें कुछ और ऐड कर दिया जाएगा। और जो वास्तव में अल्पसंख्यक हैं 1%, 1.5%, 0.5%, 0.3%, इनको ही अल्पसंख्यक का एक दर्जा रहेगा। और इस आप अगर ध्यान से देखिएगा मोदी कार्यकाल का पिछले 2019 से लेकर के अब तक का, तो जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बैन किया, वक्फ बोर्ड पर एक तरह से सारा मसौदा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ऐसा सुनने में आता है। सही समय का इंतजार है। मुझे पता नहीं इस सरकार में मिल पाएगा मौका या नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो शायद वो करें। उसके बाद से आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ऐसे समय-समय पर बताया ही जाता है। तो ये जो सारे इंडिकेशंस हैं, जो सारे सूचक सूचक दिख रहे हैं आपको, ये कहीं न कहीं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं, उसको कम किया जा रहा है। वो एक परसेप्शन के माध्यम से भी और जो वास्तव में उनकी बाधाएँ हैं, उनको भी दूर करके। उदाहरण के लिए ट्रिपल तलाक है, वक्फ बोर्ड का जो एक अलग पर्सनल लॉ चलता है, उसका है। फिर उसके बाद से वर्कशिप एक्ट है जो 1991 का है, जिसमें उस समय के जो मंदिर की जैसा यथास्थिति था वैसा रह करके बाकी सारे पूजा स्थलों को या धार्मिक स्थलों को वैसा ही रखने का प्रावधान है। इन सब चीज़ों पर एक काम हो रहा है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार आने वाले दिन में ये कॉमन सिविल को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेगी और इसमें जो भी उपयुक्त कदम लिया जा रहा है, वो सही समय का इंतज़ार है। हालाँकि ये घटना ही होगी चूँकि गठबंधन का सरकार है और इनके गठबंधन की तरफ से प्रेशर होगा। ये देखने अभी वाली पता बात होगी। है एनडीए जी। एनडीए का परिभाषा बदल गया है। एनडीए का परिभाषा नया है, नायडू डिपेंडेंट अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। तो ऐसे में ये सब सारी चीजें संभव हो पाएगी क्या? देखिए, इसमें जेडीयू का एक बड़ा क्लियर मत है और उनके बहुत ही वरिष्ठ और
विश्वसनीय एक तरह से हैं, एडवाइजर हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होना चाहिए, पूर्ण व्यापक रूप से एक राय मशवरा होना चाहिए। सारे पार्टी को उसमें एंगेज करना चाहिए, सबकी राय मशवरा लेने के बाद होना चाहिए। यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए कि हमने करना है और हमने कर दिया। सिर्फ उसका उतना ही उसमें रोड़ा है, बाकी वो सैद्धांतिक रूप से साथ में है। चंद्रबाबू नायडू का है, वो भी देखने का है एक आने वाले समय में, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी कहीं न कहीं इस बात पर कन्विंस हो जाएँगे। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मोदी सरकार उसको कैसे ड्राफ्ट करती है और कैसे लेकर के आती है। क्या धारा 370 जैसे हटाया, उस तरीके का कोई कानून अपनाएगा या फिर पूरा राय-मशवरा करके वो बनेगा। लेकिन ये होना तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के सरकार में ये होना तो है ही। इसके लिए कदम तो ज़रूर उठाया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन जो आज के डेट में जिसको किसी भी मीडिया वालों ने कवर नहीं किया है, नहीं बताया जा रहा है, वो है किरण रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बना करके और एक सिख को उसका एमओएस बना करके और मुस्लिम मिनिस्टर चूंकि कैबिनेट में एक भी नहीं है, कंप्लीटली एक तरह से बाहर ही कर दिया गया है उस मंत्रालय से। जी राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस पर चर्चा के लिए। फिर चर्चा करते हैं नए विषय पर नए समय में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।